अध्याय 15 मांस की बिक्री। घर लौटने के बाद करण लगातार जेडकाया का अभ्यास करता रहा और साथ ही अपनी चोटों से भी उबरता रहा। हर 2 दिन में वह दिव्य लोक जाता और उस ताम्रदंत पशु को देखने की जांच करता जिसने कालमणि निगली थी। आधा महीना बीत जाने के बाद आखिरकार वो जीव एक उत्परिवर्ती ताम्रदंत पशु बन गया, लेकिन उसमें एक अजीब बात थी। उसका आकार अभी भी सामान्य ताम्रदंत पशु जितना ही था, जबकि जंगली उत्परिवर्ती ताम्रदंत पशु उससे लगभग 2 गुने बड़े होते थे। सिर्फ आकार ही नहीं, उसकी शक्ति भी सामान्य उत्परिवर्ती जीवों की तुलना में काफी कम लग रही थी। करण ने अपनी मिश्र धातु कटार निकाली और उसके गले पर वार किया। टन! जीव को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कटार का किनारा टूट गया। करण की आंखें चमक उठीं। तो ये साधारण उत्परिवर्ती जीवों से कुछ अलग है। उसने तुरंत रक्त संहारक का रूपांतरण आत्मा सक्रिय किया। क्षण भर में उसका शरीर विशाल रक्त संहारक में बदल गया। उसने दोनों हाथों से ताम्रदंत पशु की गर्दन पकड़कर पूरी ताकत से मोड़ दी। चर! गर्दन टूट गई। उसी समय परिचित आवाज उसके मन में गूंजी। उत्परिवर्ती ताम्रदंत पशु मारा गया। कोई उत्परिवर्ती आत्मा प्राप्त नहीं हुई। इसका मांस खाने पर 0 से 10 उत्परिवर्ती शक्ति अंक प्राप्त हो सकते हैं। करण खुशी से झूम उठा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये जंगली उत्परिवर्ती जीव जैसा दिखता है या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह सचमुच एक उत्परिवर्ती जीव बन चुका था। अब उसके सामने नई समस्या थी। इसे बेचा कैसे जाए? उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, वरना वह इसका मांस खाकर स्वयं उत्परिवर्ती शक्ति अंक बढ़ा सकता था। करण कुछ देर सोचता रहा। अगर मैं मुद्रा बनकर बेचूं तो खतरा है। पूरा लौह कवच शिविर उसे ढूंढ रहा है, लेकिन अपने असली नाम से बेचूंगा तो भी मुसीबत होगी। काफी विचार के बाद उसने फैसला कर लिया, मुद्रा की पहचान ही इस्तेमाल करनी होगी। उधर सुयश इन दिनों बेहद परेशान था। अदिति ने उसे मुद्रा को ढूंढने का काम सौंपा था, लेकिन वो खुद मुद्रा के बारे में कुछ नहीं जानता था। एक सुबह वह अपने कमरे से निकला ही था कि किसी चीज से ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ा। कौन हरामजादा मेरे दरवाजे के सामने पत्थर रख गया? मिल जाए तो जान ले लूंगा। वो गुस्से में बड़बड़ाया, लेकिन तभी उसकी नजर पत्थर के नीचे रखे एक पैकेट और चिट्ठी पर गई। उसने चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, 50,000 का माल पहुंचा दिया गया है। अब हमारा हिसाब बराबर है। अगर और चाहिए तो कल समीर घाटी आना, सिर्फ नकद। नीचे एक सिक्के का निशान बना था। सुयश की आंखें फैल गईं। मुद्रा! इस बार उसने कोई आवाज नहीं की। जल्दी से चारों ओर देखा। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो पैकेट उठाकर कमरे में घुस गया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने सावधानी से पैकेट खोला। अंदर मांस की एक सूखी पट्टी थी। उसने एक टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। कुछ ही क्षण बाद उसके मन में आवाज गूंजी। उत्परिवर्ती ताम्रदंत पशु का मांस खाया गया। एक उत्परिवर्ती शक्ति अंक प्राप्त हुआ। सुयश लगभग उछल पड़ा। उत्परिवर्ती ताम्रदंत पशु! तो मुद्रा ने सचमुच एक उत्परिवर्ती जीव का शिकार किया है। उसकी आंखें चमकने लगी। अगर उसके पास इतना मांस है तो निश्चित ही और भी होगा, और वो अदिति का संदेश भी उसे पहुंचा सकता था। अगली सुबह सुयश जल्दी ही समीर घाटी पहुंच गया। वो सुबह से दोपहर तक इंतजार करता रहा, लेकिन मुद्रा का कहीं पता नहीं था। धत्त! उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। वह गुस्से में वापस जाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, पैसे लाए हो? सुयश चौंकर घूम गया। अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह गईं। सुनहरे कवच में लिपटा मुद्रा जमीन के नीचे से निकल रहा था। भाई, क्या तुम पूरी सुबह यहीं छिपे रहे? सुयश अविश्वास से बोला। करण ने सहज स्वर में कहा, सुबह नहीं, मैं तो कल रात से यहीं हूँ। तुम जानते हो मेरी हालत क्या है। मुझे सावधान रहना पड़ता है। सुयश ने तुरंत अंगूठा उठा दिया। मुद्रा भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इतनी सावधानी, कमाल है। और चिंता मत करो, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा।
करण ने हाथ हिलाया। बकवास बंद करो। पैसे लाए हो? इतना कहकर उसने अपने गड्ढे से एक बड़ा पैकेट निकाला। सुयश ने उसे खोला। अंदर ढेर सारा सूखा मांस भरा था, कम से कम 5 पाउंड। वह उत्साहित होकर बोला, क्या ये सब उसी उत्परिवर्ती ताम्रदंत पशु का है? हाँ, करण ने सिर हिलाया। पूरा जीव यही है। कीमत 20 लाख। मोल भाव नहीं होगा। सुयश थोड़ा चौंका, लेकिन फिर बोला, ठीक है। उसने 20 लाख के नोटों की गड्डियां निकालकर करण को दे दी। हालांकि उसके मन में थोड़ा संदेह था। इतने छोटे जीव से इतना कम मांस कैसे निकला? करण उसकी शंका समझ गया। इसे पारंपरिक तरीके से सुखाया गया है, मांस सिकुड़ गया है। चिंता मत करो, पूरा जीव यही है। असल में करण ने जानबूझकर पूरा मांस सुखाकर झटकेदार मांस बना दिया था, वरना कोई भी पूछता कि इतना छोटा उत्परिवर्ती जीव आखिर आया कहाँ से। पैसे देने के बाद सुयश अचानक बोला, मुद्रा, मैं अदिति के लिए भी एक संदेश लाया हूँ। करण की आंखें सिकुड़ गईं। क्या संदेश? वह तुम्हारा दिव्य आत्मा कवच और स्वर्ण कुल्हाड़ी खरीदना चाहती है और अच्छी कीमत देने को तैयार है। करण के मन में हलचल हुई। उसे दिव्य आत्मा कवच बेचने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन स्वर्ण कुल्हाड़ी, वो अभी भी दबी हुई थी और उसे साथ लेकर चलना भी आसान नहीं था। कितनी कीमत दे रही है? करण ने पूछा। सुयश ने कंधे उचकाए। ये तुम दोनों को तय करना होगा, मैं तो सिर्फ संदेशवाहक हूँ। करण कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, अगर अदिति सच में खरीदना चाहती है तो पहले कीमत बताए। तुम उसका प्रस्ताव लेकर मेरे पास आना, फिर मैं फैसला करूँगा। सीधे अदिति से मिलना बहुत जोखिम भरा था, इसलिए फिलहाल यही सबसे सुरक्षित तरीका था। सुयश ने सिर हिलाया। ठीक है। और इस तरह दोनों का सौदा समाप्त हुआ, जबकि करण के हाथ में अब 20 लाख नकद थे और उसके भविष्य की योजनाएं पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होने लगी थी। अध्याय 16, स्फटिक बिच्छू। करण ने अपना आत्मा कवच वापस लिया और लौह कवच शिविर लौट आया। जब वो शिविर के द्वार से अंदर प्रवेश कर रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक परिचित व्यक्ति से हुई। करण? रोहन ने उसे देखकर आश्चर्य से कहा। रोहन के साथ खड़े उसके कुछ साथी भी करण को पहचान गए। उनमें से एक ने तुरंत पूछा, रोहन, तुम पिछवाड़ा पागल को जानते हो? रोहन का चेहरा तुरंत बदल गया। वह कुछ क्षण झिझका, फिर बोला, नहीं, तुम गलत आदमी समझ रहे हो। चलो यहाँ से। ये कहकर वो बिना अभिवादन किए सीधे आगे बढ़ गया। रोहन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि करण उसी शिविर में होगा, और उससे भी बड़ी बात, वह बदनाम पिछवाड़ा पागल निकलेगा। अगर लोगों को पता चल जाता कि वह करण का चचेरा भाई है, तो देवपुत्र और अदिति उसके साथ कैसा व्यवहार करते, इसकी कल्पना से ही वह घबरा जाता था। करण ने केवल कड़वी मुस्कान दी। उसने रोहन का झूठ उजागर नहीं किया। जब रोहन स्वयं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, तो वह उसे क्यों मुसीबत में डालता? 20 लाख लेकर करण दिव्य लोक से बाहर निकला और घर लौट आया। उसने ध्रुव के पिता से पुराने मकान के कानूनी कागजात ठीक कराने में सहायता मांगी, ताकि भविष्य में रिश्तेदार फिर कोई विवाद न खड़ा कर सकें। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद उसका मन काफी हल्का हो गया। अब उसे लग रहा था कि जीवन वास्तव में बदल रहा है। अगर वह और धन कमा ले, तो काव्या को किसी अच्छे निजी विद्यालय में भेज सकता था। वहाँ उसे उससे कहीं बेहतर शिक्षा मिलती। कुछ विशिष्ट विद्यालयों में तो महाजीन कला भी सिखाई जाती थी, लेकिन ऐसे विद्यालयों में प्रवेश के लिए एक शर्त थी, परिवार को कुलीन होना चाहिए। इसलिए करण को जल्द से जल्द अपनी पहली उत्क्रांति पूरी करनी थी। ये तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। करण मुस्कुराया। अगर चाहूँ तो दिव्य कुलीन भी बन सकता हूँ। उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक था। भैया, आप घर पर हैं? फूलों वाले पायजामे में एक छोटी लड़की गुड़िया को सीने से लगाए दरवाजे से झांकी। वह काव्या थी। जैसे ही उसने करण को देखा,
दौड़कर उसके पास आई और उससे लिपट गई। करण ने उसकी नाक दबाई। शरारती लड़की, अभी तक सोई क्यों नहीं? काव्या ने मासूम आंखों से कहा, मुझे कहानी सुननी है। आपने बहुत दिनों से कहानी नहीं सुनाई। मैंने आपको बहुत याद किया है। करण का दिल पिघल गया। जब से उसने पढ़ाई पूरी करके दिव्य लोक में प्रवेश किया था, उसके पास अपनी छोटी बहन के लिए लगभग समय ही नहीं बचा था। उसे भीतर ही भीतर अपराध बोध होता था। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। उसने काव्या को गोद में बैठाया, कहानी की किताब खोली और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। अगली बार जब करण दिव्य लोक लौटा तो उसके मन में एक नया विचार था। आधा महीना पहले एक साधारण जीव को कालमणि खिलाने पर वो उत्परिवर्ती जीव बन गया था। अब करण जानना चाहता था, यदि वह प्रयोग जारी रखे तो क्या कोई जीव अंततः दिव्य रक्त वाला जीव बन सकता है? यही उसकी सबसे बड़ी जिज्ञासा थी। जंगली उत्परिवर्ती जीवों का शिकार करना अभी भी संभव था, लेकिन दिव्य रक्त वाले जीवों का शिकार, वह लगभग असंभव था। यदि रक्त संहारक पहले से गंभीर रूप से घायल न होता तो करण कभी उसे नहीं मार पाता। जैसे ही करण अपने कमरे से बाहर निकला, किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वह मुड़ा, सामने रोहन खड़ा था। रोहन उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। चारों ओर देखने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम्हें यहाँ आए ज्यादा समय भी नहीं हुआ और तुमने अदिति तथा देवपुत्र दोनों गिरोहों को नाराज कर दिया। करण ने कंधे उचकाए, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रोहन ने कठोर स्वर में कहा। जो बेवकूफियां तुमने की हैं, उनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन एक बात याद रखना, किसी के सामने मत कहना कि मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ या तुम मुझे जानते हो। मैंने अभी अभी यहाँ शुरुआत की है। मेरा उज्जवल भविष्य है। मैं तुम्हारी तरह बर्बाद नहीं होना चाहता। करण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। वह जानता था कि रोहन हमेशा से उसे नीची नजर से देखता था। जब वो साधारण विद्यालय में गया था, तभी से रोहन उससे दूरी बनाने लगा था। इसलिए उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। रोहन के जाने के बाद करण अकेला पर्वतों की ओर निकल पड़ा। इस बार उसका लक्ष्य ताम्रदंत पशु नहीं था। वह उनका मांस बहुत खा चुका था। अब उनसे उसे कोई नया आदिम शक्ति अंक नहीं मिलने वाला था। इस बार उसने एक नया शिकार चुना था, स्फटिक बिच्छू। उनका निवास स्थान था अंधकूप गुफा। ये पर्वतों के बीच स्थित एक दूरस्थ और भयावह गुफा थी। गुफा इतनी अंधेरी और संकरी थी कि प्रकाश होने पर भी अंदर देखना कठिन था। स्फटिक बिच्छू अक्सर चट्टानों की दरारों में छिपे रहते थे। अगर कोई उनके डंक का शिकार हो जाए तो अधिकतम आदिम शक्ति अंक वाला व्यक्ति भी 3 से 5 मिनट में जहर से मर सकता था। इसी कारण बहुत कम लोग उनका शिकार करते थे। लेकिन करण के पास दिव्य काला भृंग का आत्मा कवच था। उसे डंक लगने का डर नहीं था। इसके अलावा स्फटिक बिच्छुओं को चुनने के 3 और कारण थे। पहला, गुफा में वह आसानी से लोगों की नजरों से छिप सकता था। दूसरा, स्फटिक बिच्छू केवल मुट्ठी जितने बड़े होते थे। उनकी लाशें ढोना आसान था। तीसरा, यदि उसे उनका आत्मा प्राप्त हो गया तो वो बहुत बड़ी संपत्ति बन सकती थी। स्फटिक बिच्छू का आत्मा एक जहरीले खंजर जैसा हथियार बनता था और उसकी कीमत कई उत्परिवर्ती आत्माओं के बराबर होती थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर करण ने सुनिश्चित किया कि आसपास कोई नहीं है। फिर उसने अपना आत्मा कवच आह्वान किया। सुनहरा कवच उसके पूरे शरीर पर फैल गया। तैयार होकर वो अंधकूप गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। दिव्य लोक में आधुनिक प्रकाश उपकरण काम नहीं करते थे, इसलिए वो स्वयं बनाई हुई एक मशाल साथ लाया था। मशाल की रोशनी में वह केवल कुछ फीट दूर तक ही देख सकता था। गुफा की दीवारों में मौजूद चमकीले खनिज रोशनी को परावर्तित कर रहे थे, जिससे छिपे हुए बिच्छुओं को देखना और भी कठिन हो गया था।
अचानक टन करण को अपने पैर पर किसी चीज के टकराने का एहसास हुआ। उसने नीचे देखा, एक गहरे नीले रंग का मुट्ठी जितना बड़ा स्फटिक बिच्छू अपनी पूंछ का डंक उसके पैर में घोंपने की कोशिश कर रहा था। उसकी चमकती हुई आंखें मशाल की रोशनी में भयावह दिखाई दे रही थी। करण की आंखों में तुरंत सतर्कता चमक उठी। अंधकूप गुफा का असली शिकार अब शुरू हो चुका था।